नमस्कार सभी को मेरा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मौज में होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का लक्ष्य बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच 2020, जिसमें कि हम लोगों ने लक्ष्य किया है। लक्ष्य बैच 2020 में हम लोगों ने लक्ष्य किया है आर्मी पब्लिक स्कूल, KBS, नवोदय विद्यालय और दिल्ली सबऑर्डिनेट को। ऑलराइट, आपको ये पता है हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग DBMS के लास्ट चैप्टर में हैं। और इससे पहले मैंने एसक्यूएल का मैराथन क्लास में लिया था, जिसमें कि मैंने सीक्वल के सारे क्वेरीज आपको बताए थे। ठीक है, तो इस क्लास को चालू करेंगे। Before that, I would like to introduce myself. This is Rahi Kumar and I welcome you to the YouTube channel of Computer Education World, जहाँ पर आपको इस इंडस्ट्री और मार्केट के बेस्ट कंटेंट मिल रहे हैं। ये मेरा आपसे भरोसा है और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं और अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और सर्च कीजिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा और प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बिना बिना देरी किए हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग का क्या होता है डेटाबेस में बहुत तरह के लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, जिसको कि DDL होता है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है भैया DDL का फुल फॉर्म क्या है, आप बोलोगे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL, विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL। वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि सिलेक्ट, या आपको दे देगा कि अपडेट, या फिर कुछ और भी जैसे कि दे देगा रोल बैक। ऐसा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे और आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो हम लोग वहां तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे जाएंगे वहां तक और पहुंचेंगे। ठीक है, सेकेंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और फोर्थ इज ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या आता है। क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप होता है, ट्रंकेट होता है, कमेंट होता है, रीनेम होता है। तो कमेंट तो ज्यादा यूज में नहीं आता है। अगर आपको याद करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका कुछ निमोनिक्स बना देते हो, जैसे कि कार कार DT। तो क्या हो गया, कार DT। C से क्रिएट हो गया, A से ऑल्टर हो गया, R से रीनेम हो गया, D से ड्रॉप हो गया, T से ट्रंकेट हो गया। तो आप याद कर सकते हो कार DT, दैट इज DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा। और देखो क्रिएट क्यों यूज किया जाता है। क्रिएट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रिएट टेबल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल और उसके बाद लिखते हैं टेबल नेम। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। या फिर हम लोग अगर डेटाबेस ही क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और हम लोग लिखते हैं डेटाबेस का नाम। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ऑल्टर से हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ड्रॉप से डिलीट करते हैं ऑब्जेक्ट, ट्रंकेट से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के टेबल में जितना भी डेटा है उन सब को रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रंकेट यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, सीक्वल में मैंने पढ़ा चुका है। अगर आपका ये टेबल है, यहाँ पे आपका बहुत सारा रोज है, अगर आपको ये रो नहीं चाहिए तो आप ट्रंकेट यूज करोगे, जिससे कि आपका सारा रो क्या होगा भैया, डिलीट हो जाएगा। कमेंट ऐड कमेंट के लिए, और रीनेम करना चाहते हो तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर रीनेम करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या क्या आता है। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, वहां पे देखो, वहां पे ड्रॉप था, यहां पर डिलीट है, याद रखना। मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, प्लान, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मेरा सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये चार मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है और फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, समझ में आया, आगे चले। ऑल राइट, अब देखो भैया कि DCL क्या है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। आखिर इसमें क्या होता है कि हम लोग का कोई सिस्टम है, हम लोग का कोई डेटाबेस है, तो डेटाबेस में हम बेवजह किसी को एक्सेस तो नहीं दे देंगे।
बेवजह एक्सेस तो नहीं दे देंगे, हम लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को एक्सेस दे देंगे। मेरा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो बोलेगा भैया बस तुम ही इसके अंदर जा सकते हो और तुम ही कुछ काम कर सकते हो। तो कैसे होगा? तो हम लोग प्रिविलेज देते हैं सिस्टम में, जैसे कि ग्रांट और रिवोक। ग्रांट से क्या होगा? इट्स गिव्स यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू डेटाबेस। और रिवोक क्या क्या होगा कि भैया अगर तुमको ग्रांट दिए अब तुमको नहीं देंगे, रिवोक मतलब वापस ले लिए। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल में क्या होता है, समझो कि मेरा डेटाबेस में तुम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं और किसी एक पॉइंट तक आए, किसी एक पॉइंट तक आए, पावर फेल्योर हो गया, पावर फेल्योर हो गया, या फिर किसी वजह से मेरा सिस्टम क्या कर गया भैया? क्रैश कर गया। तो क्या करोगे कि यहाँ तक आ गया, अगर यहाँ तक कितना सारा डेटाबेस में हम लोग डेटा इंटर कर चुके हैं, अब बोलो पावर फेलियर हो गया या सिस्टम क्रैश हो गया, तो क्या ये सारा डेटा खत्म हो जाएगा? तो इसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, एक बनाया कि अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप कमिट कर लो। आप क्या कर लो? आप सारा एसक्यूएल क्वेरी लिख लो और बाद में क्या कर लो? कमिट कर लो। कमिट कर लोगे तो आपका जहां तक काम हुआ है वहां तक आपका क्या होगा? सेव हो जाएगा भैया। उसके बाद सेव पॉइंट है। देखो देखो क्या होता है कि अगर तुम्हारा इस पॉइंट पे क्रैश कर गया सिस्टम, तो एक सेव पॉइंट बना लो, एक सेव पॉइंट बना लो, मतलब हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। उसके बाद क्या कर लो, जब मेरा सिस्टम फिर से मतलब ऑन हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर रोल बैक कर लेंगे। ठीक है, इट रिस्टोर द डेटाबेस ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। जब लास्ट कमिट किए थे वहां से क्या होगा? वहां से चालू होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आज देखो, अगर डेटाबेस में बहुत सारा डेटा हम लोग डाल देते हैं तो हो सकता है ना वहाँ पे डेटाबेस में रिडंडेंट मतलब बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा भी हो। तो हम लोग डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या मतलब है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा कि हम लोग एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी मतलब मिनिमाइज करना चाहते हैं अपना रिडंडेंसी को एंड डिपेंडेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम लोग का मेनली जो है डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का 3 फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बट हम लोग का अब BCNF भी यूज में आने लगा है और फोर्थ फिफ्थ कम यूज आता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं आखिर ये सब होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तुमको फॉलो करवाना है तो हमारा ईच कॉलम में डेटा यूनिक होना चाहिए, डेटा यूनिक होना चाहिए। और ये भी बोलता है कि तुम्हारा एटॉमिक होना चाहिए। अगर एटॉमिक बोल दे रहे तो मतलब यूनिक बोल दे रहे हैं। जैसे समझो कि तुम्हारा कॉलम में एक है रोल नंबर, तुम्हारा नाम RK है, तुम सेक्शन A में पढ़ते हो। तुम्हारा रोल नंबर 2 है, तुम कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड हो और तुम सेक्शन B में पढ़ते हो। ठीक है, तो मेरा क्या है, मेरा हर एक कॉलम में डेटा यूनिक है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। देखो, अगर तुमको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रहना है तो ऑलरेडी यू हैव टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रहेगा। देखो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे नॉर्मल फॉर्म में तो पीछे पीछे का नॉर्मल फॉर्म तो गारंटीड है, ये तो रहेगा ही रहेगा, पर आगे तुम जो करना चाहते हो वो करो भैया, तुम्हारी मर्जी। तो क्या होता है इसमें, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे की कहानी जब आपको PDF मिलेगा ये आप पढ़ लोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट से हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो, पर ये तो महा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखते हैं। क्या बोलता है, अ रिलेशन दैट इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, देन द रिलेशन इज इन सेकेंड फॉर्म। क्या बोलता है, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट। समझो कि तुम्हारा ABC तुम्हारा प्राइमरी की में आता है और DE तुम्हारा प्राइमरी की में नहीं आता है। अगर ये प्राइमरी की में नहीं आता है तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। द मतलब जो भी एट्रीब्यूट विच इज नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की इज नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो क्या बोलता है, हर एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो भी होगा वो मेरा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा किस पे, प्राइमरी पर। तब क्या बोलेंगे भैया, तुम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो। ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट, आगे चले। ठीक है,
अब देखो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए तुमको सबसे पहले कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, उसके बाद क्या होगा देखो क्या बोलता है, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन एक्स। मतलब ये क्या होता है, ये डिपेंडेंसी होता है कि एक्स डिपेंडेंट है वाई पर। तो क्या बोलता है, एक्स को सुपर की होना चाहिए और वाई क्या होना चाहिए, वाई जब प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। एक्स सुपर की होना चाहिए और वाई प्राइमरी एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है एंड no non-primary key attribute is transitively dependent on the primary key and then it is the third normal form। क्या बोलता है, a relation that is in first and second normal form and in which no non-primary key attribute is transitively dependent on primary key then it is third normal form। अब बोलोगे transitively क्या होता है सर, देखो देखो अगर ट्रांजिटिव से क्या है, एक्स वाई है, वाई जेड है, तो हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, एक्स जेड निकाल सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है, ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखो बॉय स्क्वाड में क्या होता है कि 3NF हैज मोर रिस्ट्रिक्टिव कंस्टेंट देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन PCNF, एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो क्या होता है 3NF में, क्यों बॉय स्क्वाड आया, 3NF में कुछ डिपेंडेंसी रह ही जाता है, कुछ डिपेंडेंसी रह ही जाता है जो कि कॉज करता है कि मेरा रिडंडेंट हो जाता है, जो कि मेरा वीकनेस है किसका, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। इसीलिए इसको हटाने के लिए हम लोग का कॉर्डवाई ने 1974 में क्या आया, बॉय स्क्वाड ने एक और नॉर्मल फॉर्म इन्वेंट किया जिसको कि हम लोग ने बॉय स्क्वाड कहा, ठीक है, समझ में आया। क्यों आया, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अभी भी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा था, उसको हटाने के लिए BCNF एग्जिस्टेंस में आया। ऑलराइट, होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो भैया फोर्थ फिफ्थ क्या होता है। फोर्थ में क्या होता है, अ रिलेशन आर इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर इफ एन, देखो क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो BCNF में होना चाहिए, दूसरा दूसरा द टेबल शुड नॉट हैव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इसको बड़ा ही ऐसे करके और ऐसे करके स्टार लगाना भैया, क्योंकि क्या बोल रहा है कि एक भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ में देखो क्या होता है कि फोर्थ में तो होगा ही होगा सबसे पहले, और क्या बोलता है, इट कैन नॉट बी फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज ज्वाइंट डिपेंडेंसी, मतलब और भी आगे नॉन लॉस डिकम्पोज ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होना, मतलब नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी। तो ये दोनों टर्म लॉस डिकम्पोज क्या होता है, ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन क्या होता है। समझो मेरा दो फंक्शन है R1, फंक्शन से मेरा मतलब है रिलेशन, ठीक है, फंक्शन ही नहीं रिलेशन, सॉरी। तो मेरा रिलेशन है R1 R2, मेरा एक रिलेशन था R, इसको डिकम्पोज कर दिए R1 R2 में, ठीक है। अब अगर हम लोग R1 R2 का इंटरसेक्शन निकालते हैं और मेरा R1 देता है, या फिर R1 R2 का इंटरसेक्शन निकालते हैं, R2 निकालते हैं, तो बोलेंगे भैया ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा ये दोनों टुकड़ा टुकड़ा हुआ, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी एफ क्लोजर, तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग बोलेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन क्या है कि अगर हम लोग एक रिलेशन को R1 R2 में डिकम्पोज कर दिए, ठीक है, उसके बाद भी मेरा जो ओरिजिनल है, मेरा जो ओरिजिनल रिलेशन था वो प्रिजर्व कर जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे भैया कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर जा रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा रिलेशन होता है। रिलेशन से क्या मतलब हुआ कि मेरे पास बहुत सारा टेबल होता है भाई, टेबल होता है T1 T2। मतलब हम लोग जब भी काम करते होते हैं एसक्यूएल में, जब भी हम लोग एसक्यूएल या PL एसक्यूएल में काम करते होते हैं, तो वी ऑलवेज नीड टू ज्वाइन द डिफरेंट टेबल्स, तभी हमारा काम होता है। क्योंकि जब आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे या फिर किसी प्रोजेक्ट में काम करते रहोगे, तो आपको क्या होता है कि आपको बहुत सारे डेटाबेस से डील करना पड़ता है। तो हर एक डेटाबेस से अलग अलग वैल्यू लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू कनेक्ट और वी हैव टू ज्वाइन दोज टेबल्स
टू सॉल्व आवर क्वेरीज। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए बहुत तरह के ज्वाइंस होते हैं। सो वी हैव टू रीड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो पहला है मेरा इनर ज्वाइन, सेकंड इज लेफ्ट ज्वाइन एंड थर्ड इज राइट ज्वाइन और फोर्थ इज फुल ज्वाइन। तो ये सब होता क्या है, वी विल लुक इनटू दिस इंडिविजुअली। ऑलराइट, देखो सबसे पहला है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है, द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स एज लॉन्ग एज कंडीशन सेटिस्फाई। क्या बोलता है कि इनर ज्वाइन में दोनों टेबल से डेटा लेगा जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट, देखो जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर तुम क्वेरी लिखना चाहते हो इनर ज्वाइन पे, कैसे लिखोगे? सिलेक्ट स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट कोर्स क्या है, मेरा एक टेबल है। डॉट क्यों लगाते हो? क्योंकि हम लोग इस टेबल से ये एट्रीब्यूट फेच करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं। स्टूडेंट डॉट नेम मतलब स्टूडेंट टेबल से नेम ले रहे हैं और स्टूडेंट टेबल से एज ले रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट। इनर ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट कोर्स ऑन स्टूडेंट, पहला टेबल के स्टूडेंट के रोल नंबर से और दूसरे टेबल के स्टूडेंट के रोल नंबर से। तो हम लोग ज्वाइन क्या किए, ऑन इस चीज पर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर जो स्टूडेंट टेबल में था और रोल नंबर जो कि स्टूडेंट कोर्स में था, वहां से हम लोग इनर ज्वाइन कर रहे हैं, इनर ज्वाइन कीवर्ड लगाकर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। ऑलराइट, अब देखो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि हम लोग दो टेबल का लेफ्ट ज्वाइन करते हैं। देखो दो टेबल का लेफ्ट ज्वाइन किया, लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड यूज करके। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि इट रिटर्न्स ऑल द रोज ऑफ द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज्वाइन एंड मैचिंग रोज फॉर द टेबल ऑन द राइट साइड ऑफ द ज्वाइन। समझो ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है। तो जब तुम लोग दो टेबल को ज्वाइन करोगे भैया, तो होगा क्या कि लेफ्ट से प्रायोरिटी देगा, भैया जाओ सब जाओ, और ये क्या करेगा, राइट टेबल से मेरा वही फेच होगा रिकॉर्ड जो कि एक कंडीशन लगा हुआ है, जहां पर बस वही फेच होगा राइट से और सारा का सारा होगा लेफ्ट से। समझ में आया होगा? ठीक है, सारा का सारा लेफ्ट से, पर जो कंडीशन मैच कर रहा राइट में, बस वही होगा राइट से। किसमें? लेफ्ट ज्वाइन में। आगे बढ़े। ऑलराइट, ठीक है, राइट ज्वाइन भी वही है। तुम्हारा ये लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है, तो राइट से सब ले लो और यहां से वही लो जो कि तुम्हारे कंडीशन से मैच कर रहा है। सो सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फुल ज्वाइन में क्या होता है कि फुल ज्वाइन क्रिएट द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। इसमें क्या करता है कि दोनों टेबल का मतलब दोनों को एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कि मतलब दोनों टेबल का सारा डेटा मेरे रिजल्ट टेबल में शो करता है। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, और क्या बोलता है कि द रोज फॉर विच देयर इज नो मैचिंग द रिजल्ट सेल विल कंटेन नल वैल्यूज। जिसका कि मैचिंग नहीं हुआ वो भी तो आ जाएगा। समझो 1 2 3 इसका मैचिंग आ गया, पर 4 का मैचिंग नहीं है, तो यहां पे ये क्या करेगा, नल लिख देगा, नल तुम्हारा इंसर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखो डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होता है एसिड। भैया एसिड प्रॉपर्टी, आखिर एसिड प्रॉपर्टी होता क्या है? देखो एटोमिसिटी। क्या बोलता है कि अगर तुम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो पूरा का पूरा करो, नहीं तो नहीं करो। दैट इज एटोमिसिटी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? द ट्रांजैक्शन मस्ट ऑल्टर द डेटाबेस फ्रॉम वन स्टेडी स्टेट टू अनदर स्टेडी स्टेट। This is the responsibility of both the DBMS and the application developer make certain consistency। क्या बोलता है, अगर तुम एक अल्टर करते हो डेटाबेस में तो एक वन स्टेडी स्टेट से अनदर स्टेडी स्टेट में तुम्हारा ट्रांजैक्शन जाना चाहिए। मतलब तुम्हारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहना चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, आइसोलेशन में क्या होता है, समझो मेरा दो ट्रांजैक्शन T1 T2 हो रहा है, तो T1 को नहीं पता है कि भैया T2 हो रहा है और T2 को नहीं पता है कि T1 हो रहा है। दैट इज आइसोलेशन। मतलब मेरा दोनों ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में काम करेगा, दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं करेगा। डेटाबेस ये प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी से आप समझते होंगे कि अगर आप एक बार कमिट कर दिए डेटाबेस में तो वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी से यही मतलब है। होप समझ में आया होगा। ठीक है, आसान था। आगे चलते हैं दोस्त।
अब क्या होता है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल, अब कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक आया ही क्यों? समझो आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो सकता है ना एक दूसरा ट्रांजैक्शन एक दूसरे से लड़ जाए भिड़ जाए एक समय में, मतलब कॉन्करेंट नहीं हो भैया, एक साथ मतलब कॉन्करेंट हो, एक साथ एक ही डेटा को दोनों फेज करना चाह रहा हो, वो तो बड़ा ही दिक्कत का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? पहला तो टेक्निक है टू फेज लॉकिंग। इसमें एक बाइनरी लॉक है, इसमें आता है 1 और 0। ठीक है, अगर 1 आता है तो क्या करो कि अगर वैल्यू x का 1 है, आइटम x कैन नॉट बी एक्सेस बाय डेटाबेस ऑपरेशन दैट रिक्वेस्ट द आइटम। इफ वैल्यू ऑफ लॉक इज 0 देन आइटम कैन बी एक्सेस व्हेन रिक्वेस्टेड। देखो समझो सिंपल सा वर्ड में, बाइनरी लॉक में क्या होता है, दो स्टेट होता है 1 और 0। अगर मेरा बाइनरी लॉक का वैल्यू 1 है तो क्या बोलेगा कि अगर तुम एक्सेस करना चाह रहे हो पर 1 है वैल्यू, तुमको नहीं मिलेगा परमिशन अंदर आने के लिए, मतलब तुम डेटाबेस से कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर वहीं पर x इक्वल टू 0 हो तो मतलब भैया तुम फ्री हो, 0 हो तुम आ जाओ, अगर तुमको कुछ रिक्वेस्ट करना है तो कर लो, तुमको डेटाबेस से वो मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये कहानी लिखा हुआ है, क्या क्या है कहानी, ज्यादा कहानी मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया, ये आपको जब पीडीएफ मिलेगा आप कहानी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बाइनरी से अच्छा है शेयर्ड या एक्सक्लूसिव रीड राइट लॉक। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, अ ट्रांजैक्शन टीम मस्ट इशू रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन बिफोर एनी रीड आइटम ऑपरेशन इज परफॉर्म इन टी। क्या बोलता है कि अगर ट्रांजैक्शन टी में कोई भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उससे पहले एक ट्रांजैक्शन टी इशू कर देगा रीड लॉक या राइट लॉक। ठीक है, अगर रीड आइटम कर रहा है कहीं से तो वो पहले ही इशू कर देगा कि हम लोग रीड लॉक कर दे रहे हैं या राइट लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि ट्रांजैक्शन टीम मस्ट इशू ऑपरेशन राइट लॉक्स बिफोर एनी राइट आइटम। देखो हो सकता है ना कि जब हम कुछ राइट कर रहे हो उसी समय कुछ और कोई राइट करना चाह रहा हो, या फिर हम किसी डेटा को राइट करना चाह रहे हो, मेरा पुराना वैल्यू समझो 10 था, ठीक है, मेरा कोई और ट्रांजैक्शन उसको फेज करना चाह रहा है, मतलब रीड करना चाह रहा है, पर हम उसी समय उसको अपडेट करके 15 कर दे रहे हैं, पर मेरा तो दूसरा ट्रांजैक्शन गलत पढ़ लेगा, मेरा तो t इक्वल टू 10 ही पढ़ लेगा, पर हम उसको तो 15 बना दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही एक राइट लॉक क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, ताकि मेरा ऐसा कुछ भी क्या हो, ऐसा लफड़ा नहीं हो वो डेटाबेस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अ ट्रांजैक्शन टीम मस्ट इशू द ऑपरेशन अनलॉक एक्स आफ्टर ऑल रीड आइटम एक्स एंड राइट। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम सारा चीज रीड कर लिए तो तुम उसको लॉक करके क्यों रखोगे भाई, फ्री करो उसको, तो हम लोग अनलॉक एक्स एक सिग्नल इशू कर देंगे। ठीक है, अब देखो ए ट्रांजैक्शन टी विल नॉट इशू अ रीड लॉक ऑपरेशन इफ इट ऑलरेडी होल्ड्स अ लॉक। ठीक है, क्या बोलता है कि ऑलरेडी अगर उसके पास कुछ लॉक है तो रीड नहीं ऑपरेशन, रीड लॉक ऑपरेशन क्यों इशू करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा। ये सब कहानी सेम है, कैसे कैसे ऑपरेशन होता है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात समझो सिंपल वर्ड में। अगर कुछ रीड ऑपरेशन करना चाह रहे हो, रीड एक्स या राइट ऑपरेशन करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे भैया कि अगर तुमको रीड करना है तो तुम पहले ही उसको बता दो कि हम लोग या तो रीड लॉक कर लेंगे या फिर राइट लॉक कर लेंगे, मतलब अकॉर्डिंगली आप कर लोगे राइट लॉक या राइट लॉक, मतलब रीड या राइट से पहले आप उसको लॉक कर लो। ठीक है, ताकि कोई उसके अंदर ना घुस पाए, समझ में आया होगा। ठीक है, और ट्रांजैक्शन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि a transaction is said to follow the two phase locking protocol if all locking operation read lock write lock precede the first unlock operation in the transaction, such a transaction divided into expanding and growing। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, समझो क्या होता है कि ग्रोइंग फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग विच न्यू लॉक्स ऑन आइटम्स कैन बी एक्वायर्ड बट नन कैन बी रिलीज। ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि हम लोग किसी भी आइटम पे लॉक लगा सकते हैं, ये क्या हो गया ग्रोइंग फेज। अगर हम लोग लॉक को हटा के किसी आइटम पर अनलॉक कर रहे हैं, भैया श्रिंक ही तो कर रहे हैं, मतलब अपने आप को छोटा तो करते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, आगे चलें। अब देखो कंजर्वेटिव टू पीएल क्या होता है, कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग क्या होता है, और स्टैटिक फेज लॉकिंग क्या होता है।
इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ ट्रांजैक्शन टू लॉक ऑल द आइटम इट एक्सेसेस बिफोर द ट्रांजैक्शन बिगिंस एग्जीक्यूशन। क्या बोलता है कंजर्वेटिव 2PL में या स्टैटिक 2 फेज लॉकिंग में, कि तुमको अगर एग्जीक्यूट करना है अपना ट्रांजैक्शन, तो क्या करो, जिस आइटम पे तुमको काम करना है उस आइटम को तुम क्या करो, पहले ही लॉक कर लो। ठीक है, क्या बोलता है कंजर्वेटिव 2PL इज डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल, याद रखो। ठीक है, स्ट्रिक्ट 2PL क्या हुआ, सेम चीज। रिग्रेस 2PL क्या होता है, ये गारंटी देता है कि क्या गारंटी देता है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स। ठीक है, इन दिस वेरिएशन अ ट्रांजैक्शन टी डज नॉट रिलीज एनी ऑफ इट्स लॉक अंटिल इट कमिट्स और अबॉर्ट्स। क्या करता है रिग्रेस 2PL में, रिग्रेस 2 फेज लॉकिंग में, कि तब तक नहीं अपने लॉक को रिलीज करेगा तब जब तक वो अपने आप को कमिट या अबॉर्ट नहीं कर लेता है। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो अब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड रिग्रेस 2PL में क्या होता है। तो कंजर्वेटिव क्या करता है कि पहले ही सारा आइटम पे लॉक कर देता है बिफोर इट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ठीक है, और रिग्रेस क्या करता है, इट डज नॉट अनलॉक एनी ऑफ इट्स आइटम अंटिल इट टर्मिनेट्स और अबॉर्ट। तो रिग्रेस में क्या होता है, तब तक ये अनलॉक नहीं करेगा जब तक ये कमिट या अपने आप को अबॉर्ट नहीं कर लेता अपने ट्रांजैक्शन को। होप समझ में आया हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चले। ऑलराइट, अब देखो भैया डेडलॉक से क्या समझते हो, डेडलॉक को समझने की कोशिश करो। डेडलॉक कब अकर करता है, डेडलॉक अकर्स व्हेन ईच ट्रांजैक्शन टी इन अ सेट ऑफ 2 और मोर ट्रांजैक्शन इज वेटिंग फॉर सम आइटम दैट इज लॉक्ड बाय सम ट्रांजैक्शन टी इन सेट। क्या बोलता है, देखो तुम्हारे पास एक आइटम है TD डाटा। ठीक है, ये किसी के द्वारा पहले से लॉक है ट्रांजैक्शन T1 के द्वारा। अब मेरा कोई ट्रांजैक्शन T2 क्या बोलेगा कि हमको ये चाहिए डेटा, पर T2 पहले से, T1 तो पहले से लॉक करके रखा है, T1 लॉक किया ही हुआ है, T2 इंतजार करे ही जा रहा है, मतलब एक डेडलॉक कंडीशन आ गया। खूब समझ में आया होगा। ठीक है, क्या बोलता है, वही बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन इन द सेट इज वेटिंग क्यू। देखो T2 वेट करे जा रहा है, T1 उसको लॉक किए जा रहा है, तो यही क्या हो गया, डेडलॉक। ठीक है, अब देखो अगर डेडलॉक हो जाएगा तो मेरा ट्रांजैक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर ट्रांजैक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा तो डेटाबेस काम कैसे करेगा, तो उसका कुछ ना कुछ उपाय तो होगा ना। क्या उपाय है, देखो तो उपाय है कि तुम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हो। क्या करो कि तुमको जिस भी आइटम पे काम करना है उसको एडवांस में लॉक कर लो। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प का। इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी एक ट्रांजैक्शन को एक टाइम स्टैम्प देते हैं। क्या देते हैं, टाइम स्टैम्प देते हैं। बोलते हैं कि तुम इतना देर काम करोगे, उसके बाद तुम वहां से प्रोसेस से हटोगे, दूसरे को मौका मिलेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो इफ ट्रांजेक्शन T1 स्टार्ट बिफोर ट्रांजेक्शन T2 दिन देखो ये क्या है, अगर ट्रांजेक्शन T1 अगर स्टार्ट हुआ है ट्रांजेक्शन T2 से पहले, ये तो पुराना है, वही बात लिखना चाह रहा है यहां पर। अब देखो इसमें दो और है कि तुम डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारा ट्रांजेक्शन TI और ट्रांजेक्शन TJ है, अगर ट्रांजेक्शन TI ओल्डर देन TJ है, देन TI इज अलाउड टू वेट। क्या मतलब हुआ, पुराना वाला को इंतजार करने दो और नया वाला को क्या करो, देखो ना TI तो TI क्या है, देखो TI अगर TI मेरा पुराना है तो उसको वेट करने दो। ठीक है, आगे देखो अगर ऐसा नहीं है, अगर TI यंगर देन TJ है तो TI को अबॉर्ट कर दो, मतलब TI डाई हो जाएगा। एंड रिस्टार्ट इट लेटर विथ सम सेम टाइम स्टैम्प, बाद में तुम इसको स्टार्ट कर लो विथ सेम टाइम स्टैम्प। ठीक है, समझ में आएगा। वुंड वेट में क्या होता है, देखो मेरा ट्रांजैक्शन TI है, ट्रांजैक्शन TJ है, अगर ट्रांजैक्शन TI ओल्डर है TJ से तो TJ को अबॉर्ट कर दो, मतलब न्यू वाला को क्या कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे कि उंड कर दो किसको, TJ को, एंड स्टार्ट इट लेटर विद सेम टाइप स्टैम्प। अगर ये हुआ, क्या हुआ, अगर TI ओल्डर है TJ न्यू है तो TJ को अवॉइड कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे, अदरवाइज अगर TI यंगर है तो TI को क्या बोलो, भैया वेट कर लो।
ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार अपने से अच्छे से रीड करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलने कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ठीक है दोस्त। अब देखो और भी हो सकता है मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन का क्या क्या है देख लो। नो वेटिंग अल्गोरिदम, ये क्या होता है? देखो, अगर एक ट्रांजैक्शन अनलॉक करने के लिए अनेबल है कि लॉक कर ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? इट इज इमीजिएटली अबॉर्टेड। अगर तुम लॉक ले ही नहीं पा रहे हो किसी आइटम पे, तुम हटो, तुम जाओ ऐस मौज करके फिर बाद में आना। ठीक है, तो इसका यही है। देखो, कॉशियस वेटिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि कॉशियस वेटिंग एल्गोरिदम वाज प्रपोज्ड टू ट्राई द रिड्यूस द नंबर ऑफ नीडलेस अबॉर्ट या रिस्टार्ट। देखो, नो वेटिंग में क्या हो सकता है कि समझो अगर बहुत बार अनेबल हो गया लॉक करने के लिए, तो बार बार उसको क्या करना पड़ेगा? अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बार बार अबॉर्ट नहीं हो मशीन में। देखो, बार बार अबॉर्ट करने के लिए हमको मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, मेरा टाइम बर्बाद होगा और मेरे मशीन पर भार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कॉशियस वेटिंग एल्गोरिदम आया। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन टीजे इज नॉट ब्लॉक्ड नहीं है, नॉट वेटिंग फॉर सम अदर लॉक्ड आइटम, और इंतजार भी नहीं कर रहा है किसी लॉक्ड आइटम का, देन टी आई इज ब्लॉक्ड एंड अलाउड टू वेट, अदरवाइज अबाउट टी आई। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो, वो क्या था? वो था डेडलॉक प्रिवेंशन। अब डेडलॉक डिटेक्शन कैसे हो सकता है? आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो ना डेडलॉक डिटेक्ट कर लो, फिर डेडलॉक को हटा दो। सो सिंपल इट इज। देखो, पहला तो होता है वेट फॉर ग्राफ। देखो, मेरा क्या हो सकता है? मेरा समझो 4 इंस्टेंस है। अगर मेरा एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है तो ये सारा लॉक है। तो अगर हम लोग किसी इंस्टेंस का एक वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं, अगर ये सर्कुलर पाथ में आता है, मतलब क्लोज्ड ग्राफ आता है, तो ये मतलब डेडलॉक में है। तो हम लोग का डिटेक्ट हो गया भैया, क्या ये डेडलॉक में है, तो मेरा क्या हो गया? डिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया? देखो, दूसरा है कि विक्टिम सिलेक्शन करो, और थर्ड है टाइम आउट करो। अब एक कॉन्सेप्ट आता है स्टारवेशन क्या होता है? डेडलॉक तो समझ गए कि एक वेट करता है दूसरे के लिए, दूसरा किसी आइटम को लॉक करके रखता है। स्टारवेशन में क्या होता है? स्टारवेशन कब होता है कि व्हेन ए ट्रांजैक्शन कैन नॉट प्रोसीड फॉर ए इनफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल अदर ट्रांजैक्शन इन द सिस्टम कंटिन्यू नॉर्मली। समझो, जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे तो क्या होता है कि एक प्रोसेस, जब सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते होता है, ऑलराइट, तो वहां पे क्या होता है? कोई सीपीयू का बर्स्ट टाइम, मतलब बर्स्ट टाइम क्या हुआ? मतलब सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम उस प्रोसेस के लिए इतना लंबा होता है कि दूसरा भैया प्रोसेस कमजोर सा इंतजार करते ही रह जाता है इनफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दैट इज स्टारवेशन। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो, अब डेटाबेस हो गया क्रैश। हो सकता है ना भैया डेटाबेस क्रैश हो जाए, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम आया, एरियाज एल्गोरिदम, ARIES। ठीक ना? ये क्या है? ये रिकवरी एल्गोरिदम है यूज्ड इन अ डेटाबेस। समझा? समझे होंगे आप लोग। इट इज यूज्ड इन मेनी रिलेशनल डेटाबेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM जो क्या करता है? एरियाज को अपने बहुत सारे डेटाबेस रिलेटेड प्रोडक्ट में एरियाज एल्गोरिदम को यूज करता है टू रिकवर द डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, समझ में आएगा। इसमें 3 स्टेप होता है मेनली, कि तुम एनालाइज करो, तुम रेडो करो, तुम अंडो करो। एनालाइज में क्या होगा? एनालाइज में आइडेंटिफाई करता है डर्टी या अपडेटेड पेज, ठीक है, बफर में, और इसको बफर में रखता है। ठीक है, उसके बाद रेडो क्या करता है? रेडो फेज एक्चुअली रीअप्लाइज अपडेट फ्रॉम द लॉग टू द डेटाबेस। जनरली रेडो ऑपरेशन इज अप्लाइड ओनली टू द कमिटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अंडो क्या करता है? ड्यूरिंग द अंडो फेज द लॉग इज स्कैन्ड बैकवर्ड। मेरा लॉग होता है, ठीक ना? आप समझते हैं लॉग का क्या मतलब है? आप जैसे कॉल का भी लॉग देखते हैं, उसी तरह डेटाबेस का भी जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक लॉग टेबल बना होता है। ठीक है, एक लॉग टेबल बना होता है। तो अंडो क्या करता है? स्कैन करता है इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द ऑपरेशन ट्रांजैक्शन दैट वर एक्टिव एट द टाइम ऑफ क्रैश आर अनडन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो, मेरा क्रैश हो गया सिस्टम, तो अंडो क्या करता है कि पीछे जाता है और चेक करता है कि जब मेरा सिस्टम क्रैश हुआ उस समय क्या मेरा ट्रांजैक्शन एक्टिव था, उसको अनडन करता है इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, होप समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले।
तो हम लोग भैया डीबीएमएस का लगभग पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यस, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।